हाँ, तो सब लोग बोलेंगे नेशनल एंथम। आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस पर नेशनल एंथम करेंगे और आप सब लोग साथ साथ जनगण मन करेंगे। 52 सेकंड का नेशनल एंथम होता है और मैं इसके साथ साथ एक वीडियो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो एक ऑडियो साथ में होता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट। जय हे जय हे तो जय हिंद टू एवरीबॉडी। अब घोष के साथ भारत का विकास हो और आज 74 साल पूरे हुए अपने देश की आजादी की, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 200 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी सही झेली। 200 साल के बाद आज गुलामी से मुक्त हो गए एक प्रकार से, और 74 साल, एक कम 75 दिन प्लैटिनम जुबली से बस एक वर्ष ये प्लैटिनम जुबली होगी, और उस हिसाब से एक कम 75 साल के बाद यानी 74 साल हमने आजाद भारत में, और इस आजाद भारत में हमें वो आजादी जो कि हमें एक प्रकार से देखा जाए तो गुलामों के रूप में अंग्रेजों के समय में नहीं मिली, जैसे बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी। इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के तहत हमें कई चीजों की आजादी दी गई, जिससे आज हम एक सक्षम भारत का निर्माण कर पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का निर्माण कर पा रहे हैं, और एक ऐसे भारत का निर्माण है जहां पर हमारे साथ मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों के रूप में हमारे इतने अधिकार हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम देश से मांग सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी प्रस्तावना की जो बातें हमें याद, हम एक बार यहाँ पर प्रस्तावना को फिर से याद करना चाहेंगे। तो हमारी प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं वो एक बार फिर उन्हें दोहराया जाए और उनको हम लोग कर्तव्यनिष्ठ होकर पालन करें। तो मैं प्रस्तावना को फिर से कहना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और असर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं। और इस प्रस्तावना के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमें बताई गई कि हमारे भारत कैसा होगा। हमारा भारत एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा। यहाँ पर न्याय होगा। कैसा न्याय होगा? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा और सभी को समता का अधिकार है। यहाँ पर प्रतिष्ठा और समता होगी। सभी जैसा चाहे प्राप्त कर सकते हैं। किसी की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसे कृत्य किए जाएंगे। और इन विचारधाराओं के साथ भारत का निर्माण हुआ और आज भारत हमारे सामने है। भारत आज सक्षम भारत है, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं है, अपने आप में पूर्ण भारत है। लेकिन कई बातें यहाँ पे खड़ी होती है जो आज के समय में हमें एहसास कराता है कि अभी भी शायद हम कुछ चीजों से स्वतंत्र नहीं हो पाए। जैसे आज अभी भी हम धर्म को लेकर स्वतंत्र नहीं हो पाए, हमारी मानसिकता अभी भी स्वतंत्र नहीं, हमारी मानसिकता अभी भी जातिवाद और धार्मिक विचारों के साथ कटी हुई है, बटी हुई है। कई बार राजनीतिक दृष्टिकोण से हितों को प्राप्त करने के लिए ऐसा देखा गया कि बहुत से राजनीतिक दल
ऐसा लाभ दृष्टिकोण से अपने लाभ को बनाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसका सीधा संबंध राष्ट्र की अखंडता से है। और इस प्रकार से अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे अभी हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। धार्मिक विचारधारा, जातिगत विचारधारा, छुआछूत, छोटी जात बड़ी जात, ऐसी भावनाओं से जब तक हम फ्री नहीं होंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए सही मायने में अभी भी स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। ये स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता तभी होगी जब हम इन सारी विचारधारा, दुर्विचारधाराओं से मुक्त होंगे। आज अगर हम भारत के विकास की बात करें तो भारत कई मायने में विकास कर चुका है। भारत का एक सम्मान है, भारत की पहचान। 70 साल पहले भारत की एक विशेष पहचान नहीं थी, लेकिन आज भारत गिने चुने कुछ प्रमुख देशों में विश्व में गिना जाता है। भारत का एक अलग सम्मान है, परंतु उसके बाद भी अगर हम देखें तो कई ऐसी चीजें हैं जहाँ हम अभी भी पीछे हैं। जैसे राष्ट्रीय एकता में हम पीछे हैं, और अभी इधर कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा लगता है कि देश अब वैश्विक दृष्टिकोण से भी कहा जाए मैत्रित्व भाव के साथ कमजोरी होते हुए दिख रहा है। जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनसे हमारी दुर्भावनाएं, उनसे हमारा कहा जाए दूरी होता हुआ दिखा। भले वो सीए जैसे मुद्दे पे ही हो, जिससे मुस्लिम्स को चाहे बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने की बात कही गई हो, उन्हें रोकने की बात हुई, जिससे कि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश दुखी हुआ, क्योंकि हमने बांग्लादेश और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ एक प्रकार से बराबर की श्रेणी में लाते हैं, जबकि बांग्लादेश अफगानिस्तान आते हैं। इसी के साथ साथ नेपाल भी हमसे कहीं ना कहीं से कुछ बातों को लेकर होती है। नेपाल भी आज हमसे पीछे हट रहा है, मैत्रित्व भाव से कट रहा है। अगर हम देखें तो हमारा जो वैश्विक बंधुत्व धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अभी टर्की भी लगभग हमें अपना विरोधी मानने लगा है। विश्व में विरोधियों की संख्या भारत की बढ़ती जा रही, ये चिंता का विषय है। इसलिए विरोधियों को कम करना और विरोधियों को भी अपने नैतिक भाव में लाना हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए हमें ऐसे कृत्य करने चाहिए, ऐसे विचारधाराओं को सम्मिलन करना चाहिए। राष्ट्र के विकास को तभी सही माना जा सकता है जब हम इनको भी साथ में लें और हम एक भ्रातृत्व के भाव से और एक वैश्वीकरण के भाव से सोच सकें, यानी वासुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें, तभी शायद हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी कमी जो भारत के विघटन या भारत की आजादी के बाद देखने को मिला, 74 वर्षों में आज भी हम पाकिस्तान से दूर हैं। पाकिस्तान जो कि हमारा ही अंश था, पाकिस्तान कहें और फिर बांग्लादेश कहें, जिस प्रकार से 3 देशों में बच चुका भारत है, और पाकिस्तान जो हमसे आज दूर है। अगर हम देखें हमारी बहुत बड़ी विफलता है कि 74 साल बीतने के बाद भी हम पाकिस्तान को करीब नहीं ला पाए। ये हमारी दुख की बात है, क्योंकि अवसाद कहीं पे कटु होता है और अवसाद नहीं होना चाहिए, मैत्रित्व होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हम मानते हैं कि लोगों की विचारधाराओं को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। मैं आशा करता हूँ ऐसे अपने राजनीतिकों से और अपने देश के नागरिकों से इस प्रकार की प्रेरित करें, ऐसी भावना का विकास करें कि शत्रु भी बन जाए और हम ऐसी ताकत सक्षमता बना सके कि चीन या कोई भी राष्ट्र हमें आंख विरोध न देख सके, हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सके। बल्कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय हम कहते हैं कि हमें साथ साथ जुड़ जाना चाहिए और इस प्रकार से यूनिटी आनी चाहिए, जिससे कि हमारा विकास और विषय का विकास हम सोच सकें। ऐसी भावना विकसित होनी चाहिए जिसमें हम सब एक हो सकें, विरोधी भावनाएं दूर हो सकें। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एकता के सूत्र में बनने की प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न है इसमें सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम एक बेहतर नागरिक बनने का प्रयास कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बेहतर नागरिक बने और अच्छा कार्य करें। हमारे लिए वर्क इज वर्शिप का फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए। हमें कार्य को ही अपना धर्म समझना चाहिए। हमें अन्य धर्म और राजनीति से बाहर निकल के वर्क कर्म को पूजा करना चाहिए। कार्य के लिए विटनेस डिवोटेड होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे नागरिक बनने की ओर और देश को अच्छे नागरिक प्रदान करने की ओर प्रयास करें। जिस कार्य में हम और आप जुड़े हैं, यानी कि शिक्षा के कार्य में जुड़े हैं, जो शिक्षक बनने की भूमिका के साथ कार्य कर रहे हैं, हम सब एक दिन शिक्षक होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में आएंगे। तो एक दिन जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा हम अपने विश्वविद्यालय और अपने शैक्षिक तंत्र में ऐसे नागरिकों को जन्म दें जो आने वाले नए नवीन उत्कृष्ट भारत का निर्माण कर सकें।
तो उसके साथ मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को सम्मान करेंगे और ऐसे ही कार्य करेंगे। ठीक है, क्लियर? मेरी बात समझ में आई आपको? आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी जो आप बोलना चाहें आप भी अपनी बात रख सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सबिहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। हाँ बोलिए, कुछ आप जो अपनी विचार रखना चाहें रख सकते हैं। बताइए। देश के संबंध में अपने विचारों को आप रखना चाहिए, और ये अपने विचारों को रखिए। सबिहा, आप कुछ कहना चाहोगे? आप अपनी बातों को रखना चाहते हो कि क्या किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है या क्या कमियां हैं और आप भारत को कैसे देखते हैं? अलका, आप बताइए, आप भारत को कैसे देखते हो? अपने विचारों को रखिए। क्या सर? आप भारत के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? आज गणतंत्र दिवस, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत में क्या कमियां हैं, क्या विकास के लिए आप क्या सोचते हो? आपकी सोच क्या है? कमियां तो बहुत है सर। कमियां बताइए पहले, उन कमियों को बताइए, कमियों को दूर करने का तरीका बताइए, क्या कमियां हैं? यही सर अपने हम लोग शिक्षा के बारे में नहीं आता जल्दी। ये शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा का फील्ड जो है, इसमें बहुत कमियां हैं। जैसे क्या कमियां, क्या करना चाहिए और क्या क्या करना है? जैसे सर यूपी सरकार में यूपी बॉन्ड का। हाँ सर, जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति लागू किए हैं सरकार, 5 तक जो प्राइमरी के टीचर हो रहे हैं सर, कुछ कर दिया है। और कभी नौकरी पाने वाले लोग कितना पढ़ा रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, क्या उन लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पर जब ज्वाइनिंग होता है तो दुनिया भर के ये सब लेते हैं, एग्जाम करके। और फिर अगर इंसान एग्जाम से भी क्वालिफाई हो जाता है तो जल्दी जो है सही नहीं कोर्ट में पहुंच जा रहा है। यही सब कमियां बहुत है शिक्षा के मायने में। और सर यहाँ परसेंटेज देख के इंसान तब भी पीछे रह जाता है, जिसके पास पैसा है वो पहले हो जा रहा है। इसीलिए सर आज तक वैक्सीन भी नहीं बन पाई। जो 90% छात्र हैं वो सर रिक्शा चला रहे हैं, और जिसका 40% है मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, तो कैसे भी देश आगे जाएगा। यही सब बहुत कमियां हैं अपने देश में। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आपने दो बातें कही। एक बात तो ये कि हाँ, जो हमारी समस्या है वो ये कि नौकरियां यानी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं। जॉब्स क्रिएट होना बहुत जरूरी है। जिस शिक्षा में बिल्कुल कहा जाए तो जॉब्स के क्षेत्र में सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। प्रोफेसर की जॉब को भी अगर हम देखें तो पिछले 4 साल हो गए यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की उच्चतर शिक्षा आयोग से वैकेंसी हो नहीं है। इसके अलावा अगर अपनी बीएड डिग्री धारकों को देखें तो उनका भर्तियों को लेकर इतना अनिश्चितता रही है कि टेट वगैरह पास करने के बाद भी 3 साल बीत जाता है, वो टेट बेकार हो जाता है। तो काफी तकलीफ होता है इन बातों को सोच कर देख करके। सरकार ये कहती है कि हम आजाद हो गए, भारत आज आजाद हो गया, लेकिन अभी भी हम आजाद होने के बाद भी इतने संघर्षों से लिप्त हैं। इन संघर्षों को बाहर, इन संघर्षों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम वास्तविक आजादी नहीं मान सकते। और प्रश्न सही उठाया गया कि हाँ, यह चीज देखा जा रहा है कि सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है, कुछ नया स्टेप उठाना चाहिए। तो इसमें मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट काफी अहम भूमिका अदा कर सकती है। अब ऑनलाइन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 4 से 5 महीने चल रहा है और कोरोना काल के सिचुएशन में ऑनलाइन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ हो या सरकार नेट को फ्री करे या नेट को और सस्ता करे, कुछ ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए थे जिससे ऑनलाइन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता। आज ऑनलाइन के क्षेत्र को कोई बढ़ावा नहीं मिला है और प्राइवेट लोग ही इसका लाभ उठाए चले जा रहे हैं।
जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं, वो लोग कहाँ से शिक्षा का लाभ उठाएंगे? तो सब बेकार हो जाएंगे बच्चे। सरकार ने तो कह दिया कि ऑनलाइन मोबाइल से आप पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाई कीजिए, पर क्या मोबाइल सबके लिए सुलभ है? क्या एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है? गरीब व्यक्ति एंड्रॉइड मोबाइल से कैसे पढ़ेगा? कैसे बच्चे तैयारी करेंगे? कैसे कंपटीशन के लेवल पे आएंगे? ऑनलाइन नेट इंटरनेट क्या सस्ता है? इंटरनेट की बैंडविड्थ वगैरह क्या सरल है? सरकार सर नेट वाला तो हम लोग का महीना 30 दिन का होता है, बट नेट वाला जो नेट हम लोग करवाता है 28 दिन का देता है, उसमें भी 2 दिन काट दे रहा है। इसमें भी तो कमियां है, सरकार को इस पे भी तो कदम उठाना चाहिए, नहीं उठा रही है सरकार। बिल्कुल ये मान सकते हैं कि वास्तविक आजादी कहाँ है अभी। इस प्रकार से लोग फंसे हुए हैं, ग्रसित हैं। अगर इन सब चीजों को नहीं सुधारा जाएगा तो कैसे काम बनेगा? इसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन को जो क्रम में सरकार चल रही है, बहुत ही दुख की बात है कि हर चीज को प्राइवेट करने जा रही है। तो हर चीज को प्राइवेट करने से एक तरफ फायदा तो है कि प्राइवेटाइजेशन से गुणवत्ता बढ़ेगी। प्राइवेट व्यक्ति आएगा तो वो क्वालिटी युक्त संसाधन देगा, क्वालिटी युक्त पैसा लेगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ समस्या बढ़ेगी। समस्या क्या बढ़ेगी? सर वो प्राइवेट करें, सरकार प्राइवेट करें, लेकिन जो है अपने जनता को ध्यान में रख के करे ना, कितनी गरीबी है, कितनी लोग मिडिल में है, ऐसा देख के मतलब करे तो सही है। नहीं तो गुणवत्ता ऐसे थोड़ी, अभी तो हम लोग जो शिक्षा प्राप्त किए हैं उतने स्किल शिक्षा हम लोगों को कहाँ है। तो सही कह रहे हैं कि प्राइवेट में गुणवत्ता तो है, लेकिन आम आदमी और गरीब लोगों के लिए वो गुणवत्ता कहाँ मिलेगी? जो निर्धन व्यक्ति वो गुणवत्ता युक्त अध्ययन कैसे कर पाएगा? अब रेलवे अगर प्राइवेट होता है तो उसमें क्या होगा कि प्राइवेट से अच्छी रेलगाड़ियां जरूर चलेंगी, रेलगाड़ियों में सुविधा भी मिलेगी, परंतु जो धन संपन्न है उनको सुविधा मिल जाएगी, तो जो विपन्न है उनके लिए क्या होगा? आज तो भले ही सरकारी रेलवे में लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, किसी तरह से बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन कल कैसी सिचुएशन होगी? महंगाई बढ़ेगी। और फिर प्राइवेटाइजेशन की बात अगर करेंगे तो एक व्यक्ति के हाथ में सारा पैसा चला जाएगा, वही अंबानी, वही अडानी, और वही इस प्रकार से 4-5 बड़े और उद्योगपति पनप जाएंगे जो ढेर सारा पैसा हब कर लेंगे। फिर वही बात होगी, राष्ट्र विकास के लिए सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा। जैसे आज स्थिति है कि सरकार को अनाज देना भी मुश्किल हो रहा है, सरकार को सुविधाएं देना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास धन नहीं है। और धन के जो ये सोर्स हैं, इनका संचालन सरकार नहीं कर पा रही, तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि प्राइवेटाइजेशन ना करके, निजीकरण ना करके सुधारीकरण की ओर बल बढ़ाए, बल्कि सुधार करे। जो उनके हमारे संस्थान है, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, इनकी सुधार करे, इनके विकास करे। सरकार ने आईटीआई बंद कर दिया। आईटीआई बंद क्यों किया? सरकार को आईटीआई बंद इसलिए करना पड़ा कि डब्बे वाले टेलीफोन अब तक नहीं रहते। लेकिन जब मोबाइल का युग आ गया था और एंड्रॉइड मोबाइल का युग आ गया था, तो सरकार ने क्यों नहीं मोबाइल डेवलप किया? क्यों नहीं एंड्रॉइड मोबाइल डेवलप नहीं किया? इन्हीं आईटीआई, इन्हीं फॉर्म्स में से एंड्रॉइड मोबाइल विकसित किए जा सकते थे और जनता को सस्ते में दिया जा सकता था। बीएसएनएल का कॉल दर कम किया जा सकता था, जिससे बीएसएनएल विकास करता, जियो जन ही ना ले पाता। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 4G जैसी सुविधा को भी इतना विलंब में लॉन्च किया जिसका कोई मतलब नहीं, और लॉन्च भी किया तो अभी वो उसकी क्वालिटी लो है। जहां जियो और वोडाफोन जैसे संस्थान बहुत पैसा हब करके व्यक्तिगत रूप से विकास करते चल रहे हैं, राष्ट्र का विकास में कोई योग नहीं कर रहे हैं, वहां पर सरकार को सही मानता हूँ आपकी इस बात को। और कुछ बताना चाहेंगे, अलका कहना चाहेंगे आज के दिन? ठीक है, सभी यहाँ आपको हमारी आवाज आ रही कि उसका टाइम से रिजल्ट कभी नहीं आता है। यूपी में भी ऐसे चल रहा है, अभी 69,000 वैकेंसी आई है। ये बात सही है, वैकेंसीज को लेकर के सभी बच्चे बहुत मेरी बहन का भी उसमें तो वो भी पास होगी, लेकिन वो भी 2 साल हो गया वेट करते करते। यहाँ से वैकेंसी आती है, लोग एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, देखते देखते यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। सही बात है, ये पेन है बहुत बड़ा लोगों के, बच्चों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि आपने सारी पढ़ाई कर ली, अब आप अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हो, जॉब चाहिए, जॉब ही नहीं आती, जॉब आती है तो अटक जाती है। ये इससे समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सरकार हर तरफ से प्राइवेटाइजेशन की ओर चली जा रही है, हर चीज को प्राइवेट कर देगी। तो आने वाले कुछ समय बाद, यानी आप 10 साल बाद सुनेंगे कि सरकारी नौकरी नाम चीज ही नहीं, क्योंकि सरकार का एक भी उपक्रम नहीं रह जाएगा। रेलवे, बीएसएनएल बिक जाएगा, एरोप्लेन पहले ही बिक चुकी है, कुछ भी सरकार का रह ही नहीं जाएगा। सरकार के सिर्फ मंत्रालय रह जाएंगे जिसमें राजनीतिक बैठेंगे,
और कुछ नहीं। सरकार के पास आएगा कोई साधन नहीं रहेगा, सिर्फ टैक्स लेगी। सरकार टैक्स लेने का काम करेगी तो वो तो कोई भी कर सकता है। सरकार का तो दायित्व ही खत्म हो जाएगा, सरकार प्राइवेट करके सब कुछ भुला देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरकार का काम ही खत्म हो जाएगा। आप सरकार को दोष ही नहीं लगा पाएंगे क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, क्योंकि प्राइवेट शिक्षण संस्थान होंगे, क्योंकि प्राइवेट उपक्रम होंगे। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि सरकार से सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। तब तो आप रेलवे नहीं नौकरी, अंबानी नहीं नौकरी निकाल रहा, अडानी नहीं नौकरी निकाल रहा, यही बोलेंगे ना। तो सरकार तो कुछ दिनों में सरकार का मतलब ही खत्म हो चुका होगा। हम सरकार के पास अपनी क्राइसिस, अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं जाएंगे, हम अंबानी के पास जाएंगे, अडानी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप जरा वो नौकरी करवा दीजिए। और नौकरी की बात जो सर है ठीक है, अभी राम जब कर रहे ठीक है, इतना रुपया खर्चे करके राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़े में जम सकता था, वही फैक्ट्री डाल दिया होता। कितने लोग जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, उन लोगों को जॉब मिल जाती, उन लोगों का पैसा तो आता। लेकिन सरकार नहीं कर रही है। और उसमें योगी जी कह रहे थे कि हमारा लक्ष्य केवल मंदिर बनाना। तो मंदिर बनाने में देश का विकास थोड़ी ना हो जाएगा। सरकार सीधे सीधे जो है गलत काम कर रही है, फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी का। राजनीतिक दृष्टिकोण से ध्रुवीकरण से कार्य हो रहा है यहाँ पर, और राजनीतिक दृष्टिकोण, वोट बैंक, यही सब कुछ नहीं सर, वो बना रहे हैं, ठीक बना रहे, उसके विरुद्ध हम नहीं, चाहे जो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े में नहीं हो सकता था। जो काम है थोड़े में भी हो सकता था। उसी आधे पैसे में वहाँ एक फैक्ट्री डाल दिए हो तो कोई भी जहाँ जो वहाँ चल सकते थे, तब भी जो है वहाँ के गरीब लोग काम मिल जाता। नहीं तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। ये बात है, और यही कमियां हैं कुछ चीजें। देखा जाए तो सरकार यहाँ पर सोच नहीं पा रही है, जनता में कुछ नहीं हो रहा है। राम मंदिर बनाने की बजाय अगर वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी, श्री राम यूनिवर्सिटी बना दी जाती, विश्व लेवल के विश्वविद्यालय बनाए जाते। आज भी हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम सुनते हैं, पर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय को उस क्रम में नहीं देखते हैं। 50 साल पहले, 2 साल पहले उनका जन्म हुआ और वो आज भी नामचीन है। और भारत में इतना सब कुछ होने के बाद एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जो वैश्विक स्तर पर चला गया हो। तो क्या है, भारत पिछड़ा है, कभी विकास नहीं, विकास की बहुत सी आवश्यकता है। बहुत जैसे अभी सरकार हाल में करंट दे रहा था, जो है तेल खरीद के अमेरिका में जमा कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वही अपने यहाँ लाके स्टोर करता, वही पैसा लगा दिया होता, अपने यहाँ स्टोर करता तो सेफ भी रहता। लेकिन सरकार उल्टे पुल्टे काम करती है। सही बात है, कई ऐसी चीजें हैं, गवर्नमेंट ही क्योंकि इसमें दायरे में कटघरे में खड़ा होता है, क्योंकि हम सरकार से ही तो कह सकते हैं और किसी से तो कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो है कि बहुत जल्दी सरकार सभी दायित्वों से बाहर होने जा रही है। सरकार सब कुछ प्राइवेट कर देगी, सब कुछ प्राइवेट कर देगी, तो हम सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार से आपको कहने की जरूरत नहीं है कि नौकरी दे दीजिए, क्योंकि नौकरी का अधिकार सरकार के पास नहीं होगा, जियो अंबानी के पास होगा। सरकार के पास अधिकार नहीं रहेगा कि वो एजुकेशन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज निकाले बनाए, वो सब कुछ प्राइवेट उपक्रम का ही कार्य रहेगा। तो सरकार नाम की चीज खत्म हो चुकी होगी और आने वाले कुछ समय में सरकारी शिक्षण संस्थाएं ब्लॉक हो चुकी होंगी, बंद हो चुकी होंगी, सब कुछ प्राइवेट दिखेगा। तो फिर हम अंबानी से गुहार लगाएंगे कि हमारे भले के लिए सोचो। इतना सोचा इन्होंने। आज ये इतनी बड़ी आपातकाल आई हुई है, इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, क्या अंबानी जी ने किसी भी विशेष प्रयोजन करके जनता को कोई लाभ पहुंचाया? इतना पैसा उनके पास रखा, उन्होंने क्या किया उस पैसे से? कोई देश के विकास में या देश की आपत्ति को दूर करने, इस समय जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, इस पैंडेमिक में कोई लाभ दिया जनता को? तो ऐसे में हमें किस बात की खुशी कि हमारा देश का दुनिया के टॉप 10 रईसों में आता है, टॉप 10 क्या टॉप 1 भी रईस में आ जाए तो हमें कोई लाभ नहीं मिलना है। तो इससे तो बेहतर है कि सरकार के पास ही पैसा होता है, तो अगर बजट मिल रहा है तो सरकार दे रही है, अंबानी और अडानी नहीं दे रहे हैं। बात एक सत्य है। चलिए, फिलहाल बहुत डिस्कशन हुआ, आज हम लोग अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। वैसे इंडिपेंडेंस डे का नहीं होता है, लेकिन थोड़ा जरूर करेंगे। पहले तो आप दोनों का 5 क्वेश्चन निर्धारित करूंगा और उसके बाद फिर जो है बिगिन करूंगा। आज मैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलता हूँ और दोनों लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। तो सबसे पहले अलका, आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के दिन में।
अलका क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब दीजिएगा। आप हमें बताइए, हमें भारतीय संविधान में जो 6 मूल अधिकार दिए गए कौन कौन से हैं? क्या सर? भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकार कौन कौन से? सर समता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और धर्म संस्कृति। ठीक है, सही जवाब आपने दिया। देखिए 6 अधिकार हैं। सबसे पहले क्रम में देखें तो समानता का अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी, जिसके अनुसार देश के सभी नागरिक समान हैं, एक जैसे हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसके अनुसार आर्टिकल नंबर 19 से 22 में व्यक्त किया गया कि सभी को बोलने की, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को अभिव्यक्त करने की, किसी को मानने की स्वतंत्रता है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित करता है कि किसी भी प्रकार का शोषण अगर आपके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन होता है तो आप उसके बाद उसके विरुद्ध में कह सकते हैं। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में, जिसमें धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसकी व्याख्या करना इसके अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखना, संस्कृति के विकास करना, अपनी संस्कृति को मानना, अपने संस्कृति को अक्षुण्ण करना, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, सब कुछ इसके अंतर्गत रखा गया, जो अनुच्छेद 30 में वर्णित करता है। उसके बाद छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित करता है। न्यायालय में जाकर के अपने बातों को प्रकार के क्या क्या ये भी बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही है, कट कट जा रही है। जिसमें 5 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमानेंट, प्रतिषेध अधिकार, अच्छा, उत्प्रेषण, रिट इत्यादि इत्यादि। ये थे हमारे 6 अधिकार। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अलका से, और अपनी वॉइस को अनम्यूट कर लीजिए अलका। आप हमें बताइए, देश का वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों के न्यायाधीकरणों को देखता है, और उन राज्यों का नाम भी बताइए जिन राज्यों को न्यायाधिकरण ये देखता है। सर गुवाहाटी। क्योंकि गुवाहाटी, और वो कौन से न्यायाधिकरण को देखता है? सर असम, नागालैंड और गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। गुड, आपने दोनों क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन आंसर पूछे, 2 सही जवाब दिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपसे है, वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? क्या सर? नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग मैंने आपको कल पढ़ाया था। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर है, और वाइस चेयरपर्सन कौन है? सर नहीं पता। तभी आप उत्तर दीजिए, आपको पता है? रिवीजन नहीं किया? राजीव कुमार। नहीं पता सर। हाँ, राजीव कुमार है, और ये मैंने भी आपको कल ही पढ़ाया था। आप लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा। सर कौन है? आपने पीडीएफ नहीं भेजा। वीडियो मैंने भेज तो दिया।
फुल क्लास की वीडियो भेजा है? पीडीएफ नहीं आया सर। क्लास की वीडियो वीडियो दो सर, पीडीएफ फाइल नहीं, वीडियो तो भेजा है जहाँ तक नहीं आया सर मेरे पास। ऐसा कैसे? सर उस पर नहीं भेजे हैं। मैंने वीडियो भेजा है पीडीएफ नहीं 25 तक कैसे? कि मैंने फुल ऑनलाइन क्लास जो है कल की जो है 49 लेक्चर नंबर 49 वीडियो भेज चुके हैं। 6 लोगों ने इसको देखा, आपने अभी तक नहीं देखा। और सर पीडीएफ फाइल नहीं भेजा है। पीडीएफ फाइल वो आज भेजूंगा। और नीति आयोग का भी वीडियो मैं अभी प्राइवेट कर दे रहा हूँ, पब्लिक कर दे रहा हूँ। क्लास के बाद आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार देख लेने का फायदा, वीडियो से इतना फायदा है कि आपको एक ही क्लास को कई बार देखने का मौका मिल जाता है। आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जो नहीं सुनना है समझ में बार बार समझ। ठीक है, तो आपने राजीव कुमार उत्तर नहीं दिया तो तीसरे क्वेश्चन में आपको 0। चौथा क्वेश्चन अलका। जी सर। चौथा क्वेश्चन आपसे है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी हैं श्री मनोज सिन्हा। इससे पहले कौन एलजी थे? सर सीजी मुर्मू। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, सीजी मुर्मू, दैट इज हरीश चंद्र मुर्मू। इसका आपको सही जवाब मिला है, 2 अंक मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन। आपसे प्रश्न है लोकसभा में कितने सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्धारित होते हैं? वर्तमान लोकसभा में 530 सदस्य 29 राज्यों से 28 राज्यों से, और कितने सदस्य जो हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से हैं? 543 में से 530 तो राज्यों से है, संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य? सर 7। 7 गलत जवाब है, सही जवाब सभी आप बताओ। 13। बिल्कुल सही है, मैंने उत्तर दे ही दिया था एक प्रकार से। मैंने आपको बताया 543 में से 530 जो है वो राज्य से हैं। अब बचे कहाँ थे? और आपके 2 उससे हो जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से, ये तो आपको याद है। और 13 ही तो बचा जो संघ शासित प्रदेशों से। चलिए फिलहाल आज आपको जो मार्क्स मिले वो टोटल मिले हैं 6 आउट ऑफ 10। अब सभी हाँ आपकी बारी। सर 25 पेज नंबर तक पूछिएगा फिर। हाँ क्या चीज? पेज नंबर 25 तक पूछिएगा, उसके आगे का नहीं याद है हमें। अच्छा गवर्नर वाला तो याद कर लेना चाहिए था, वो तो भेज ही दिया था। कल पूछ लीजिएगा उसको। चलो सीधा प्रश्न है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, उनकी संख्या के साथ उनका नाम बताओ। फिर से रिपीट कर दीजिए सर। यूनियन टेरिटरीज का नाम। नॉन यूनियन टेरिटरीज है। संशासित प्रदेशों का नाम पता है क्या? जी दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और गोवा। नहीं याद नहीं आ रहा सर, सही से नहीं याद है। ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। चलो अल्लाह तुम बताओ। सर चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप, नहीं सर। दमन दीव, सर दमन दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख जो है नवनिर्मित राज्य हैं, संशासित प्रदेश हैं। ये तो याद रखने वाला बात है, गलत काम मत करिए। कभी आप बहुत पुअर बात है ये तो। संशासित प्रदेश। सर हमने कहा 10-25 तक पूछिए, हमें उसके आगे के नहीं याद। ये जो क्लास पीडीएफ नहीं भेजा था आपने, पीडीएफ। संशासित प्रदेश पूछ लिया था भैया, तो एकदम साधारण। यस, इसमें क्या पीडीएफ, वो तो मिल ही जाएगा। सही सर, हम लोगों को याद नहीं है, सब तो याद रखना चाहिए। हाँ, तो बहुत जरूरी चीज है ना याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपसे कर रहे हैं। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित? जैसे बोलिए, आवाज नहीं आई। गलत गलत है। 75 नहीं याद रहा ये भी। 75, फिर से बोलिए। 75। सही जवाब नहीं है, अलका बताओ। 76 सर। तो आज अलका बैटिंग कर रही है फटाफट, और सब ये गड़बड़ हो रहा है। ये तो कछुआ खरगोश वाली बात हो गई, कछुआ आगे निकल रहा है। हाँ? तो अगला प्रश्न है, सभी आवाज आ रही है, पूछूं? यस सर, क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संबंध में किसने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं, इसके द्वारा राज्य को कुछ कार्यों को करने का आदेश दिया गया है, में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसके विरुद्ध या बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। ये कथन किसका है? सर क्या बोले, फिर से बोलिए। मौलिक अधिकार में ये कथन किसका है कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं। अभी आप फाइनल उत्तर दो, क्या आंसर है? सर एलन ग्लेड। एलन ग्लेड। बहुत सोच समझ के, क्या ढूंढान के तो नहीं बता रही, इन नोट्स में देख देख के बताया जा रहा नहीं नहीं। चलिए आपको मैं दे दूंगा तो क्वेश्चन और। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बताइए। अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? हाँ सर हमें याद नहीं आ रहा है। चलो बताओ उनका। सर हमें नहीं पता है। आरंभिक शिशुत्व देखरेख से संबंधित है। आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों। हाँ सर याद। ये भी 0। आज भी रिवीजन नहीं कर पाए। आज भी रिवीजन नहीं हुआ, सोते रह गए थे। आज पता चल रहा है कि नहीं करी, नींद आ गई थी, रिवीजन भी नहीं हुआ, लेट भी हो गए। अंतिम प्रश्न आज का। यस
वर्ष अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया और जिसे नागरिकों के 11 कर्तव्यों यानी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत वर्ष बताना है। 2001 2002 एक नहीं 2 गलत जवाब। आज आपने जितनी भी की सब पुअर परफॉर्मेंस के साथ किया। 2 में 10 में 2 10 में 2 मतलब कविना आज फेल हो गई है, अलका आसपास हो गई है, सो अलका द ग्रेट हो गई है, तो अलका आज विजयी खुशी। ठीक है, पूजा और लोग तो आए ही नहीं, तो जस्ट आपके 2 लोगों में आज तो चलिए आज जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आज सिर्फ मैं ऑर्डर प्रेसिडेंस करा के क्लास एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीक से और नेक्स्ट वीक इम्पोर्टेंट टेस्ट आपका लेंगे, जब क्लास खुलेगा तो एक अच्छे से टेस्ट होना होगा। ठीक है, आपको एक सप्ताह का टाइम मिल जाएगा और आज पूरा नोट्स खत्म हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आज मैं कराने जा रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। मैं आप लोगों की आवाज को म्यूट कर रहा हूँ, अपनी आवाज को म्यूट करूंगा, क्लास करूंगा। का इम्पोर्टेंट कंटेंट है और इनके अलावा भी देखें तो सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेक्चर्स मैंने अब तक आपको अपलोड किए, जो वीडियो मैंने पढ़ाए, ये सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में काम आने वाले पॉइंट्स। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु वो है जिसकी आज मैं डिस्कशन करूंगा, वो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, अधिक्रमिकता का क्रम, यानी कि देश में कौन श्रेष्ठ है और उसके बाद क्या क्रम आता है, इसकी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और फिर क्रम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी अधिक्रमिकता के अंतर्गत हम नाम लेंगे तो नंबर 1 पे देश में जिस व्यक्ति को प्रधान रखा गया है वो है प्रेसिडेंट, यानी पहले स्थान पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है वो पहले स्थान पे आएंगे और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद, यानी रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर पे वेंकैया नायडू यानी वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो इस क्रम में दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट।
ऑफ इंडिया, और ये हैं वेंकैया नायडू। तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस प्रकार देखें तो तीन क्रम महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री आते हैं। अब मैं आपको लगातार यहाँ से लगभग कई क्रम तक की सूची के विषय में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। चौथे नंबर पे गवर्नर ऑफ स्टेट्स व्हेन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी राज्यपाल जब अपने राज्य में, जिस राज्य के वो राज्यपाल है वहां है, तो उनको चौथा नंबर प्रदान होता है। देश में चौथा अधिक्रमता प्रदान होता है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है। अगर मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल हैं, तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के बाद चौथा पद उनका, चौथा स्थान उनका बनता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ी सीट प्राप्त हो जाती है। तो ये गवर्नर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। गवर्नर ऑफ स्टेट के रूप में 14 क्रमता प्रधानमंत्री के बाद देश के गवर्नर। पांचवें नंबर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, जैसे प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो पांचवें नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को रखा जाता है। सिक्स यानी छठे नंबर पर अभी तक अगर हम देखें 1 से 2, 3, 4 और 5 तक देखें तो राजनीतिकों को स्थान दिया गया है। छठे नंबर पे अगर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है तो वह है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे ये वर्तमान के चीफ जस्टिस हैं। हाँ, छठे नंबर पे ही दूसरे व्यक्ति को भी रखा गया है और वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो वो वर्तमान में ओम बिरला है। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो दो लोगों को संयुक्त रूप से छठा पदाधिमान दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उन्हीं के समतुल्य माना जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यह क्रम आता है छठे नंबर। अब हम चलते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पर 5 लोगों को रखा गया क्रमिकता के सिद्धांत में। 5 लोग कौन कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री, उन कैबिनेट कैबिनेट मंत्रियों को इस स्थान पर रखा जाता है। अब इस दृष्टिकोण से अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर की श्रेणी में आते हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो मनोज सिन्हा का कद बढ़ गया और अमित शाह का कद नीचे। दूसरे नंबर पे चीफ मिनिस्टर, सातवें में ही दूसरे व्यक्ति हैं। मैंने भी आपको बताया कि सातवें क्रम में 5 पद रहते हैं, 5 लोग हैं। पहला तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी के समतुल्य दूसरा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जब वह अपने राज्यों में हैं। तो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र का और राज्य का चीफ मिनिस्टर बराबर के दर्जे। और इसी स्टेटस पर तीसरा व्यक्ति होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब यहाँ पर पोजीशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब भंग कर दिया गया है, तो रिप्लेस बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया। तो नीति आयोग के जो डिप्टी चेयरपर्सन है राजीव कुमार जी, वो वर्तमान में इस स्थान पे आ जाएंगे। इस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स व्हेन देयर इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और तीसरे नंबर पे इसी में डिप्टी चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग हो जाए। चौथे पद पे, चौथे स्थान पर इसी क्रम में आते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व के प्रधानमंत्री, जैसे एच.डी. देवी गौड़ा और मनमोहन सिंह। अब यहाँ पर समझते चलिएगा, यह क्रम के अनुसार से सुरक्षा भी प्राप्त होती है, सुविधा भी प्राप्त होती है, वेजेस भी प्राप्त होते हैं। तो क्रम के हिसाब से उनका स्टेटस रैंक माना जाएगा। और इसी सातवें श्रेणी में पांचवा व्यक्ति होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा एंड लोकसभा।
अब वर्तमान में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में देखें तो गुलाम नबी आजाद, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो ये सीट खाली है क्योंकि हुकूमत के अनुसार कोई भी पक्ष का व्यक्ति नहीं इस पद पर पहुंच पाया, इसलिए यह सीट खाली है। तो ये 7 श्रेणी में 7वें श्रेणी क्रम में मैंने रखा 5 लोगों को, फिर से एक बार बताऊंगा। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा इसी के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट व्हेन देयर इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स, within their respective states। तीसरा डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। चौथा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवी गौड़ा, मनमोहन सिंह एंड ऑल। और पांचवा लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा और इन लोकसभा बोर्ड। ठीक है ना, मैंने 7 क्रम में बताया, लेकिन 7वें में 7A भी जोड़ा गया और उन्हें रखा गया है होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो अमर्त्य सेन, लता मंगेशकर, CN राव, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी जो है भारत रत्न हैं और उन्हें इसी क्रम में रखा जाएगा। तो 7वें नंबर पे कोई भारत रत्न है तो उसको स्टेटस तरजीह मिलेगी। 8वें क्रम की अब बात करूंगा। 7वें क्रम की बात मैंने कर ली। 7वें क्रम में 1 का 7 का भी जोड़ा गया जो भारत रत्न है वो भी हो गया। अब 8वें क्रम की बात करूंगा तो एम्बेसडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड बेनिफिशियरी एंड हाई कमिश्नर ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक्रेडिटेड इंडिया, यानी भारत के एम्बेसडर्स राजदूत किसी देश में जाते हैं तो एम्बेसडर यानी एक प्रकार से देखा जाए तो नॉन पॉलिटिकल पद ये भी है। नॉन पॉलिटिकल पद में एक IAS ऑफिसर यहाँ पर विराजमान होगा। 8वें क्रम में चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट व्हेन आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी जब एक मुख्यमंत्री अपने राज्य से हटकर दूसरे राज्य में जाता है तो अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री, कौन एक मुख्यमंत्री, सपोज करिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी साहब महाराष्ट्र जाते हैं तो उनका क्रम 7वें से 8वीं क्रम में आ जाए। 8वें क्रम में गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स देन आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी जो चौथे क्रम में होते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट जब अपने राज्य में होंगे तो चौथे स्थान पे होंगे, लेकिन वो अपने राज्य से निकलकर जब दूसरे राज्य में कहीं जाएंगे तो उनका क्रम बदलकर हो जाएगा 8वां। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8वें क्रम में होंगे। 9वें क्रम में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मतलब आप समझ सकते हैं। इस क्रम के दृष्टिकोण से फिर एक इंटेलेक्चुअल और शिक्षित व्यक्तियों का स्थान हो गया, यानी पॉलिटिशियन से हमें करके एक शिक्षित पढ़े लिखे वर्ग का विकास होगा। नाउ अभी मैंने आपको जो 9वां नंबर बताया तो 9वें नंबर में 9 का भी जोड़ा गया और जो 9 का जोड़ा गया उसमें 3 पद जोड़े गए शिक्षित वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे वर्तमान में अरविंद सक्सेना जी चेयरमैन है तो इस पद पर चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अरविंद सक्सेना को रखा गया। इसी क्रम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में? सुनील अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज सुनील अरोड़ा। और इसी क्रम में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और नवनिर्मित कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG दैट इज जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल यानी LG पद से हटाए गए और उन्हें नया पद दैट इज CAG का दिया गया। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में GC मुर्मू इस पद पे आ सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे समझ लीजिए 9वें स्थान पर 4 शिक्षित वर्ग को रखा गया है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ UPSC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और CAG, ये पद जो है ये चारों शैक्षिक पद भी यहाँ पर रखा गया। अब बात करते हैं 10वें पायदान पर तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के और इसमें 5 कुल मिलाकर के पद हैं 10वें क्रम में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट यानी किसी राज्य का डिप्टी CM, तो जैसे
अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, तो ये डिप्टी सीएम जो है वो 10वें क्रम पे आएंगे। इसी क्रम में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। इसी में मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन अब भंग हो चुका है, तो यहाँ यह स्थान खत्म हो चुका है, दैट इज पोजीशन इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और इसी क्रम में मेंबर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ के, राज्यों के संघ के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो ये हुआ 10वां क्रम। अब जरा 11वें क्रम की बात करते हैं। 11वें क्रम में आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विदिन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, एलजी। एलजी जैसे मनोज सिन्हा, सॉरी मैं मनोज सिन्हा का नाम वहां पर गलत दे गया था, क्योंकि मनोज सिन्हा जो है वो एक यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल थे। यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल के पद की हैसियत से वो आएंगे 11वें पद पर। और अगर वो यूनियन टेरिटरी के जब किसी राज्य के राज्यपाल होते तो वो पद होता उनका 4थे स्थान। गलती बाय मिस्टेक में बोल गया, इसको सुधार कर लीजिएगा। 11वें नंबर पे ही तो और पद सृजित हैं। अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुप्ता, राजीव गौबा, GAUBA गौबा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी का पद बहुत बड़ा पद होता है और ये सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट माना जाता है, तो ये पद काफी महत्वपूर्ण होता है। और कैबिनेट सचिव की बगैर इजाजत के किसी भी प्रकार का कोई भी वित्त फाइनेंस होना मुश्किल होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण पद होता है। 12वें पद की बात करूंगा, 12वें क्रम की बात करूंगा, चीफ्स ऑफ स्टेट्स होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रैंक, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल्स और आर्मी के लोगों की और नेवल्स की। तो यहाँ पर डिफेंस में बात करना जाएगा तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यहाँ 4 लोग इस स्थान पर बराबर होंगे 12वें क्रम में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जबकि वर्तमान में जनरल विपिन रावत हैं। दूसरे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, और इसी क्रम में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह। चौथा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह। तो यहाँ कुल मिलाकर के 12वें क्रम में जितने चीफ्स हैं आपके डिफेंस के, वो चारों चीफ यहाँ डिफेंस के होंगे। इसके बाद 13वें क्रम की बात करूंगा तो एनवाइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मिनिस्टर्स बेनिफिशियरली एक्रेडिटेड टू इंडिया, तो भारत में भेजे गए राजदूत होंगे वो इस पद पे होंगे। 14 नंबर पे बात करूंगा तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस पद पे होंगे। और चेयरमैन एंड स्पीकर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स, यहाँ पर अगर वह अपने राज्यों में हैं। 15 नंबर की बात करता हूँ, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, तो संघ शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ आएंगे। जैसे कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तो वो संघ शासित राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स इन स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और इसमें में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आएंगे जो हर राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनका दर्जा 15 नंबर पे होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ऑफ दिल्ली विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, पोजीशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब ये पद ही खत्म कर दिया गया है। इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ के डिप्टी मिनिस्टर्स यहाँ पर आएंगे, जो केंद्र में डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्हें 15 नंबर का पद दिया जाता है। इसके बाद बहुत से अन्य पद हैं, परंतु मैं इसे यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे अनुसार वापस लौट आए, अपने अपने आवाज को ऑन कर लीजिए, वॉइस को अनम्यूट कर लीजिए। तो अब आप लोगों के जो टॉपिक में बचता है पढ़ाने को, वो बचता है ईयरली क्वेश्चंस। मेजर जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगभग करा दिया, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का नोट्स आपको कर दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में जो मेथड था आने वाला वो कवर।
क्वेश्चन डिस्कशन नेक्स्ट वीक में होगा। सबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। वीडियो ऑन कर लीजिए। सब चर्चा कर लिया, सारे नोट्स खत्म हो चुके। ठीक है, अब ईयरली क्वेश्चन डिस्कस करना बचा है, तो वो नेक्स्ट वीक रखूंगा। तो बिगिन करूंगा 2 से 3 दिन लगेगा। फिर इसके बाद आपका एक कंप्लीट बड़ा टेस्ट होगा और नेक्स्ट वीक यूनिट क्लियर? ओके, यस यस सर। कोई प्रश्न जो अभी आपको करना हो, जितना मैंने अभी बताया आपको? सर आवाज नहीं आ रही सही से। सर वो बता दीजिए। आवाज आ गई? आवाज क्लियर हो गई? यस सर, अब फिर से बता दीजिए क्या बता रहे थे। मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक आपका क्वेश्चन, ओके, और यहाँ पे आपका पूरा नोट्स मैंने कवर कर दिया। ये नोट्स आप लोग पूरा देख लीजिएगा, जितना नोट्स मैंने आपको पढ़ाया है कितना बन जा रहा है। मैं नेक्स्ट वीक आपको ये मौका दूंगा, आप लोगों को जो भी ना समझ में आया हो स्पेशली आप लोग पूछिएगा। मैं आपके पास पूरा पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, जो बचा हुआ नोट्स है। अब आप सारे पीडीएफ को पढ़ करके नेक्स्ट वीक हमसे बृहस्पतिवार की क्लास में जब आप आइएगा तो आप हमसे पूछिएगा जो भी आपको ना समझ आए, क्योंकि अब यूनिट खत्म है। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर एक टेस्ट बड़ा सा लूंगा नेक्स्ट वीक का। ठीक है, क्लियर? ओके, यस सर। यस सर। आज की क्लास सर वो बता दीजिए पेमेंट का। क्या बेटा? सर पेपर जो हमने दिया है उसको कैसे पेमेंट कैसे करना है? ओके, जो पेपर पब्लिकेशन है उसमें आपका फाइनल कर दिया है मैंने, उनसे बात हो गई है, जी। सेट कर दीजिए। तो पेपर तुम्हारी ओर से हमें मिल गया है, उसको मैं पीडीएफ बनाकर और सही करके उसे सेंड कर दूंगा। उसमें 4200 रुपए पेमेंट करना होगा, 4200। ठीक है, तो 4200 रुपीज आप हमें जैसे ट्रांसफर करते हैं वैसे ट्रांसफर कर दीजिए, फिर हम उनको पेपर से जो अपने अकाउंट नंबर भेजा था उसी पर हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर करें, हम उनके अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे और पेपर आपका छप जाएगा और छपने के बाद बुक कॉपी आएंगे तो आपको बता सकते हैं। जी ठीक है सर। अगर आपका भी पेपर बेटा कुछ फाइनल नहीं हुआ, अभी तक बना नहीं है? नहीं सर, लिख रहे हैं हम, मतलब लिख को आपको दिखाएंगे। अच्छा, सभी आप कुछ कह रहे थे तो लिखिए, फिर नेक्स्ट वीक में आपका भी पेपर फाइनल कर दूं, एक पेपर आपका छप जाए। ठीक है हल्का? हाँ नेक्स्ट, हाँ आप कुछ भी लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं देख लूंगा जो भी आपने लिखा होगा, मैं देख लूंगा, फिर उसके बाद क्लास में लिख रहूंगा। एक पेपर आपका भी नेक्स्ट वीक तक छप जाए। तो सभी यार ठीक है, आप मुझे पेमेंट करके मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज क्लास फिर यहीं रोकते हैं। आप लोगों को वंस मोर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।